हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब हिंदी व्याकरण में विशेषण के भेद यह व्याकरण पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण में आज हम सब विशेषण के भेद पढ़ रहे हैं। आइए जानते हैं कि विशेषण की परिभाषा क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, विशेषण अर्थात किसी की विशेषता बताना। तो परिभाषा यही है, जो शब्द किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता बताता है, अर्थात उसकी अच्छाई, कमी, रंग, रूप, आकार, संख्या अथवा वजन को बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। मतलब कि जो शब्द किसी की अच्छाई को बताए, उसकी कमी को बताए, उसके रूप रंग को बताए, उसके आकार प्रकार संख्या को बताए, उसके वजन को बताए, उस शब्द को हम विशेषण कहेंगे। आइए अब विशेष्य देखते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। तो विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य में फर्क आपको पता चलना चाहिए। विशेषण मतलब जिससे विशेषता बताई जाती है, जिससे अच्छाई बुराई इत्यादि बताई जाती है, और विशेष्य का अर्थ है जिसकी अच्छाई बुराई बताई जाती है। यही दोनों में अंतर है। उदाहरण से और अच्छा समझते हैं। राहुल अच्छा लड़का है। अब यह वाक्य है, इस वाक्य में देखेंगे तो अच्छा शब्द जो है वह विशेषता बता रहा है, किसी की खूबी बता रहा है, किसी की अच्छाई बता रहा है। तो जब कोई शब्द किसी की अच्छाई या विशेषता बताता है तो वह विशेषण होता है। अच्छा या विशेषण शब्द हुआ। अब किसकी विशेषता बताई? राहुल की बताई, तो राहुल यहाँ क्या हो गया? विशेष्य हो गया। दूसरा उदाहरण, कक्षा में 3 छात्र थे। अब यहाँ पे देखें तो परिभाषा के अनुसार अगर संख्या बताए तो यहाँ पे छात्रों की संख्या बताई है 3 से, तो यह 3 क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब किसकी संख्या बताई है? छात्र की, तो छात्र क्या हुआ? विशेष्य हुआ। और अधिक समझते हैं। मैंने 1 किलो गेहूं खरीदा। अब यहाँ पे 1 किलो जो है वह गेहूं के वजन को बता रहा है, और जब कोई शब्द किसी वस्तु के वजन को बताता है तो वह विशेषण होता है। तो 1 किलो विशेषण शब्द हुआ, और जिसका वजन बताया वह विशेष है। तो गेहूं का वजन बताया तो गेहूं विशेष्य हो गया। इसी क्रम में चौथा उदाहरण देखते हैं। मिर्ची तीखी थी। अब यहाँ पे स्वाद बताया गया है कि मिर्ची का स्वाद कैसा था। तो हम जानते हैं कि मिर्ची अक्सर तीखी ही होती है, मीठी तो नहीं होती। तो स्वाद कैसा था? तीखा। तो जो शब्द किसी के स्वाद को बताए वह विशेषण है, तो तीखी यहाँ विशेषण हुआ। और जिसकी विशेषता बताई, किसकी बताई? मिर्ची की, तो मिर्ची विशेष्य हुआ। 5वां, पेड़ पर कई पक्षी बैठे हैं। अब यहाँ पर पक्षियों की संख्या बताई गई है। जिससे किसी की संख्या बताई जाए वह विशेषण हुआ। तो कई यहाँ पर पक्षियों की संख्या बता रहा है। वह संख्या 8, 10, 15, 20, 25 कितना भी हो सकता है। तो यहाँ पे कई जो हो गया वह विशेषण है। जिसकी संख्या बताया वह विशेष है। तो पक्षी विशेष है, कई विशेषण है। वही बात मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि ऊपर के उदाहरणों में अच्छा, 3, 1 किलो, तीखी, कई, ये विशेषण शब्द हैं। और क्रमशः उन्होंने राहुल, छात्र, गेहूं, मिर्ची और पक्षी के बारे में बताया है। इस कारण से अच्छा, 3, 1 किलो, तीखी, कई, ये विशेषण कहलाएंगे। आइए अब देखते हैं विशेषण के प्रकार कौन से हैं, कितने प्रकार का विशेषण होता है। तो विशेषण के भेद। पहला है गुणवाचक विशेषण,
दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। आइए एक एक को देखते हैं, एक एक को समझते हैं कि गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है, कैसे जानेंगे, पहचान देखते हैं। तो पहला है गुणवाचक विशेषण, उसकी परिभाषा क्या है, उसी परिभाषा से हम गुणवाचक विशेषण को पहचानना जान जाएंगे। जो विशेषण शब्द, अब विशेषण क्या है आप जान गए हैं, अच्छाई, बुराई, रूप, रंग, संख्या, वजन इत्यादि को जो बताता है, जो विशेषता बताता है। जो विशेषण शब्द किसी के गुण, दोष यानी अच्छाई या कमी को, रूप, रंग, आकार, प्रकार, स्वाद, दशा आदि को बताता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहेंगे। तो यहाँ क्लियर होना चाहिए कि अगर वाक्य में कोई शब्द किसी के गुण को यानी अच्छाई को, किसी के दोष को यानी कमी को, किसी के रूप को, रंग को, आकार, प्रकार, स्वाद या दशा को बता रहा है, तो उस शब्द को हम कौन सा विशेषण कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहेंगे। उदाहरण से समझते हैं। चलिए, पहला उदाहरण है, बगीचे में सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। बगीचे में सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। अब यहाँ पे फूलों की विशेषता बताई गई है, वह शब्द कौन सा है जिससे फूल की विशेषता बताई है हमने, वह है सुंदर सुंदर। तो यहाँ पे फूल के गुण को बताया गया है, उसकी अच्छाई बताई है, तो यहाँ सुंदर सुंदर जो हो गए यह गुणवाचक विशेषण हुए। राजू बेईमान है, तो यहाँ पे राजू की विशेषता बताई है, उसकी कमी, उसके दोष को, उसकी बुराई को यहाँ दर्शाया गया। वह शब्द कौन सा है जो राजू के बारे में बता रहा है या उसकी कमी को बता रहा है, वह है बेईमान। तो यहाँ पे बेईमान शब्द जो है वह गुणवाचक विशेषण हुआ। उसी तरह से तीसरा उदाहरण, राधा गोरी है। अब यहाँ पे राधा के रूप के बारे में बताया गया है। कौन सा शब्द ऐसा है जो राधा के रूप को बता रहा है, वह है गोरी शब्द। यहाँ गोरी शब्द के द्वारा राधा की विशेषता उसके बारे में बताया जा रहा है। तो गोरी जो हो गया गुणवाचक विशेषण है। इसी तरह से काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब बिल्ली की विशेषता क्या है, काली। बिल्ली कैसी है, काली है। तो यहाँ पे काली यह उसके रंग को, बिल्ली के रंग को बता रहा है, तो यह काली शब्द हुआ गुणवाचक विशेषण। कमरा चौकोर है। अब कमरे का आकार कैसा है कि वह चौकोर है, यानी स्क्वायर है, चारों तरफ से वो बराबर है। तो यहाँ पे कमरे के आकार को चौकोर से बताया है, तो यह चौकोर शब्द गुणवाचक विशेषण हुआ। आम मीठा है, तो यहाँ पे आम की विशेषता हमने किससे बताई, किस शब्द से, वह है मीठा। तो मीठा स्वाद को बता रहा है, इस तरह से यह गुणवाचक विशेषण। राम गरीब है, यहाँ पे गरीब जो है वह राम की विशेषता को, उसकी दशा को बता रहा है, उसकी स्थिति को बता रहा है कि राम कैसा है। तो यहाँ पे गरीब शब्द के द्वारा राम की दशा को बताया गया, तो गरीब गुणवाचक विशेषण हुआ। चलिए विशेषण के दूसरे प्रकार में हम लोग देखते हैं, वह है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक अर्थात संख्या को बताने वाला, वाचक यानी बोध कराने वाला, जानकारी देने वाला, मतलब बताने वाला। परिभाषा क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई कि जो विशेषण शब्द किसी की संख्या बताता है, यानी गिनती बताता है कि वह कितना है, 1 है, 2 है, 100 है, 1000 है, लाख है, तो जो विशेषण शब्द किसी की संख्या बताए तो वह संख्या जो है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कुछ बातें यहाँ ध्यान रखना है नोट में। जिन वस्तुओं की गिनती की जा सकती है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, यानी जिनको आप गिन सकते हो। अब जैसे आप कहें कि मतलब कि उसे आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 100 1000 2000। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। सड़क पर 5 गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे गाड़ियों की संख्या मालूम पड़ गई, किस
किससे मालूम पड़ी? 5 से। तो यह 5 जो है यह संख्यावाचक विशेषण हुआ। कुछ छात्र क्रिकेट खेल रहे थे। अब छात्र क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की संख्या क्या है? कुछ मतलब वे 10 भी हो सकते हैं, वे 20 भी हो सकते हैं, वे 15 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे संख्या आ सकती है, लेकिन संख्या लिखी नहीं गई, उसकी जगह पे अनिश्चित संख्या हो गई, लेकिन यहाँ संख्या आ सकती थी, इस कारण यह संख्यावाचक विशेषण। इसी तरह मैंने 1 दर्जन केला खरीदा। अब केलों की संख्या क्या हुई? 1 दर्जन। 1 दर्जन का मतलब 12, 13 थोड़ी होता है। तो केलों की संख्या यहाँ पे मालूम पड़ रही है कि 1 दर्जन, तो यहाँ पे संख्या बताई गई, इस कारण यह संख्यावाचक विशेषण। लाइट 2-3 घंटे बाद आई। अब यहाँ पे लाइट आने के समय को बताया गया है कि कितना समय लगा, संख्या आई है 2-3, तो यहाँ पे जो है 2-3 यह आपका संख्यावाचक विशेषण हुआ। तो जहाँ पर किसी वस्तु की किसी की भी संख्या आती है, बताई जाती है, वह संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, यानी इसके 2 बच्चे हैं। पहला है क निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब यहाँ पे हेडिंग से ही पता चल गया कि हम क्या जानने वाले हैं। मतलब संख्या निश्चित होगी, जहाँ पर संख्या निश्चित होती है वहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। मतलब कि जहाँ पर फिक्स होता है कि यही इतनी ही संख्या है, वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे पेड़ पर 50 पक्षी बैठे हैं। अब यहाँ पे पक्षियों की संख्या निश्चित है, कितनी? 50। बाजार में 1000 लोग थे। यहाँ पर बाजार में उपस्थित लोगों की संख्या निश्चित है, कितनी? 1000। मेरे पास 20 रुपए है। यहाँ पर मेरे पास रुपए जितने हैं उनकी संख्या निश्चित है 20। तो 50, 1000, 20 ये निश्चित संख्या बता रहे हैं, इस कारण ये सभी कौन से विशेषण? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। यह पहला प्रकार हुआ संख्यावाचक विशेषण का। आइए दूसरे प्रकार को देखते हैं। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कहने का मतलब यह कि जब संख्या निश्चित नहीं हो, हम डाउटफुल हो कि 1 या 2 कितने हैं यह पता नहीं हो, जहाँ पे संख्या निश्चित नहीं होती, जब संख्या अनिश्चित होती है तब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे पेड़ पर, अब यहाँ के उदाहरण में हमने क्या लिखा हुआ था आप देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था कि पेड़ पर 50 पक्षी बैठे हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि लिखा हुआ है पेड़ पर कई पक्षी बैठे हैं, पेड़ पर कुछ पक्षी बैठे हैं, पेड़ पर अनेकों पक्षी बैठे हैं, पेड़ पर 50-60 पक्षी बैठे हैं। यहाँ पे 50 संख्या पक्षियों की निश्चित थी, लेकिन पेड़ पर कई पक्षी बैठे हैं। कई मतलब वो 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो यहाँ कई जो आया पक्षियों के लिए, संख्या के लिए, वह निश्चित नहीं है। उसी तरह से कुछ पेड़ पर कुछ पक्षी बैठे हैं। अब पक्षियों की संख्या यहाँ कुछ से निश्चित नहीं हो रही है, वो 10, 20, 50 कितने हैं। पेड़ पर अनेकों पक्षी बैठे हैं। यहाँ अनेकों में मतलब कि कितने हैं पता नहीं है, संख्या में मालूम नहीं, तो यहाँ पे अनेकों या अनिश्चित संख्यावाचक हुआ। पेड़ पर 50-60 पक्षी बैठे हैं, यहाँ भी क्लियर नहीं है कि 50 हैं कि 51 हैं कि 55 हैं कि 60 हैं। इस तरह यह उदाहरण अनिश्चित संख्यावाचक का हुआ। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है, बाजार में 1200 लोग थे। यहाँ पे संख्या निश्चित थी, हम कंफर्म थे कि 1000 लोग थे, लोगों की संख्या निश्चित थी। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ संख्या निश्चित नहीं है कि बाजार में 1000 लोग थे कि 1200 लोग थे। इस तरह से 1200 जो है वह अनिश्चित संख्यावाचक है। सभी बच्चों को पास कर दिया गया। अब सभी बच्चों का मतलब क्या हुआ कि 50, 100, 1000, 2000, 500, 1200 या 45 पता नहीं,
जितने भी बच्चे थे, अब बच्चे कितने थे वो पता नहीं, तो अब बच्चों की संख्या कंफर्म नहीं है, हम निश्चित नहीं है, संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए यह सभी जो हो गया यह अनिश्चित संख्यावाचक हुआ। तो जब संख्या निश्चित नहीं हो, यानी कई, कुछ, अनेकों, 50, 60 संख्या इस रूप में आई हो, या फिर दो संख्याएं एक साथ हो, या फिर संख्या निश्चित नहीं हो, तो वहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। तो मुझे लगता है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आपको अच्छे से समझा। अब तीसरा प्रकार देखते हैं विशेषण का, वह है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। मात्रा का मतलब कि जिसमें हम किसी वस्तु को नापते हैं, नापना यानी किलोमीटर में, या फिर तौलते हैं, वजन करते हैं किलो में, ग्राम में, एक ग्लास में, या मापते हैं किसमें, लीटर इत्यादि में, 1 लीटर 2 लीटर, तो वह परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो जो विशेषण शब्द किसी की नाप को बताए कि वह कितना है, कितना किलोमीटर है, या फिर किसी के वजन को बताता है कि कितना किलो है, कितना क्विंटल है, या माप को बताता है कि वह कितना है, लीटर वगैरह कितना है, तो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो जो विशेषण शब्द किसी की नाप तौल को, माप को बताता है, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आइए उदाहरण को देखते हैं। राम ने 3 किलो चावल खरीदा। अब यहाँ पर देखेंगे तो 3 आया है, आपके मन में डाउट आना चाहिए सर संख्या आ गया। यहाँ पे भी तो आप बोल रहे थे कि संख्या है तो संख्यावाचक विशेषण होगा, लेकिन यहाँ पे संख्या ही नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पे उसका वजन भी लगा है कि कितना। अगर होता राम ने 3 चावल खरीदा तो 3 चावल जो हो गया वहाँ संख्या हो जाती। यहाँ पे 3 किलो है, वजन लगा है। तो जब किसी के वजन को बताते हैं तो वह परिमाणवाचक होता है। यहाँ 3 किलो चावल की वजन को बता रहा है, 3 किलो परिमाणवाचक विशेषण हुआ। उसी तरह से मैंने गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल डलवाया। अब पेट्रोल जो तेल है, उस पेट्रोल की मात्रा कितनी है, उसका नाप कितना है, 1 लीटर। जहाँ पे 1 लीटर जो हुआ वह पेट्रोल के मेजरमेंट को, उसके माप को दर्शा रहा है। इस तरह से 1 लीटर यह परिमाणवाचक विशेषण हुआ। इसी तरह से रमा ने 2 मीटर कपड़ा खरीदा। अब कपड़े की लंबाई कितनी है, उसका नाप कितना है, तो यहाँ पे 2 मीटर से पता चला, तो 2 मीटर परिमाणवाचक विशेषण हुआ। इसी क्रम में अगला है, यहाँ से जलगांव 40 किलोमीटर है। यहाँ पे जलगांव की दूरी को बताया गया है किलोमीटर के द्वारा, तो यहाँ पे नापा गया है। इस तरह से 400 किलोमीटर, 2 मीटर, 1 लीटर, 3 किलो, यह जो है नाप को, तौल को, माप को बता रहे हैं। इसलिए ये सभी क्या, कौन से विशेषण हैं, परिमाणवाचक विशेषण है। आइए आगे बढ़ते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकार हैं, जैसे संख्यावाचक का था ठीक वैसे ही। क निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और ख अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो बड़ा आसान है, जब वजन या मात्रा या नाप तौल निश्चित नहीं होगी तो अनिश्चित परिमाणवाचक, जब वजन इत्यादि निश्चित होगी तो निश्चित परिमाणवाचक। बहुत आसान है। संख्यावाचक में संख्या निश्चित हो रही थी, यहाँ पे वजन नाप तौल निश्चित हो रही है। तो जब नाप तौल यानी वजन माप निश्चित होती है तब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। यानी कहने का मतलब यह कि वजन जो है कितना किलो दिया, कितना ग्राम दिया, कितना मीटर दिया, कितना लीटर लिया, तो वह निश्चित होगा, तब वहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक। उदाहरण देखते हैं। मैंने 1 गिलास दूध पिया, यानी गिलास में उस दूध को हमने माप लिया कि वह कितना है,
1 गिलास। तो यहाँ पे दूध की माप आ गई 1 गिलास। तो 1 गिलास जो हो गया, संख्या, मात्रा, वजन निश्चित हो गई, परिमाण निश्चित हो गया, तो इस कारण यह परिमाणवाचक विशेषण हुआ। अगला है राहुल ने 3 मीटर कपड़ा खरीदा। अब कपड़े की जो लंबाई इत्यादि है उसकी नाप हमने ले ली, माप लिया उसे कि कितना है कपड़ा, 3 मीटर। यहाँ पे संख्या या लंबाई निश्चित है कि 3 ही मीटर, तो इस कारण 3 मीटर निश्चित परिमाणवाचक हुआ। जया ने आधा लीटर तेल गिरा दिया। कितना तेल गिराया, आधा लीटर, तो यह भी निश्चित है। यहाँ पे तेल की मात्रा यानी उसका वजन निश्चित है, इसलिए यह परिमाणवाचक। उसी क्रम में दुकानदार ने 5 क्विंटल गेहूं बेचा। क्विंटल आप जानते हैं वजन करने की एक मात्रा होती है, 100 किलो को 1 क्विंटल आप कहते हैं। तो गेहूं कितना बेचा गया, कितना वजन किया गया, 5 क्विंटल। तो यहाँ पे आपका जो माप है, वजन है, तौल है, वह निश्चित है, इसलिए निश्चित परिमाणवाचक। बच्चा 2 गज की दूरी पर गिरा। गज आप जानते हैं लगभग 3 फीट के बराबर होता है। यह मापने की, लंबाई नापने की इकाई है। तो यहाँ पर यह दूरी को बता रहा है कि उसकी नाप को बता रहा है, इस कारण से निश्चित नाप बता रहा है, इस कारण यह निश्चित परिमाणवाचक हुआ। अब आइए अनिश्चित परिमाणवाचक देखते हैं। पहले परिभाषा से ही, इसकी हेडिंग से ही स्पष्ट है कि यहाँ पे वजन, नाप, तौल, माप यह निश्चित नहीं होगी। वही परिभाषा, जब नाप, तौल, वजन या माप निश्चित नहीं हो, अनिश्चित हो, तब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। आइए उदाहरण देखते हैं। मैंने 1-2 गिलास दूध पिया। बीच वाला छोड़ दीजिए। मैंने 1-2 गिलास दूध पिया। अब 1 गिलास दूध पिया कि 1.5 पिया कि 2 पिया कि 1.25 पिया, वह निश्चित नहीं है। इस कारण से दूध की जो मात्रा है निश्चित नहीं हुई, इसलिए यह अनिश्चित परिमाणवाचक। मैंने कई गिलास दूध पिया। अब कई गिलास मतलब पता नहीं, 5 गिलास, 10 गिलास, कितना पिया मालूम नहीं, इस कारण कई गिलास यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ। मैंने अनेकों गिलास दूध पिया। अब अनेकों गिलास यानी पता नहीं है कि 2 कि 4 कि 6, 8, तो अनेकों गिलास यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ। राहुल ने 3-4 मीटर कपड़ा खरीदा। अब कपड़े की माप जो है वो निश्चित नहीं है कि 3 मीटर खरीदा कि 4 मीटर खरीदा, इस कारण यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ। उसी तरह से तीसरा उदाहरण है, जया ने थोड़ा तेल गिरा दिया। बीच का छोड़ दीजिए इतना। जया ने थोड़ा तेल गिरा दिया। थोड़ा मतलब कितना, 1 लीटर गिराया कि 2 लीटर कि 1 पाव मालूम नहीं, तो यहाँ पे मात्रा निश्चित नहीं, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक। जया ने कम तेल गिरा दिया या कम तेल गिराया, तो कम। जया ने ज़्यादा तेल गिरा दिया, ज़्यादा। जया ने अधिक तेल गिरा दिया, तो अधिक। तो ये थोड़ा, कम, ज़्यादा, अधिक, इनसे जो है तेल की मात्रा निश्चित नहीं हो रही है कि कितना तेल गिरा है। अनिश्चित है उसका वजन, अनिश्चित है उसकी मात्रा, इस कारण यह अनिश्चित परिमाणवाचक हुआ। दुकानदार ने कुछ क्विंटल गेहूं बेचा। अब कुछ क्विंटल मतलब 1 क्विंटल, 2 क्विंटल या 5 क्विंटल, पता नहीं, इस कारण यहाँ पर वजन निश्चित नहीं है। इस कारण गेहूं का वजन निश्चित नहीं होने से यह अनिश्चित परिमाणवाचक हुआ। बच्चा थोड़ी दूरी पर गिरा। अब कितनी दूरी पर गिरा ये मालूम नहीं, इस कारण से यह थोड़ी जो हुआ यह अनिश्चित परिमाणवाचक हुआ। तो जब किसी का वजन, किसी की माप, किसी की मात्रा, किसी की नाप निश्चित नहीं हो, तो वहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। अब चौथे प्रकार और अंतिम प्रकार के विशेषण में चलेंगे। यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा कठिन है। नंबर 4, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक अर्थात सर्वनाम से संबंधित, सर्वनाम के और संज्ञा से जुड़ा हुआ। सर्वनाम आप पिछले वीडियो में पढ़े हैं, तो ध्यान से देखें इसको। जो सर्वनाम शब्द
विशेषण का काम करता है, अर्थात जो सर्वनाम शब्द किसी की विशेषता को बताता है, उसकी अच्छाई बुराई को बताता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो कैसे जाने क्या सभी सर्वनाम जो हैं वो सार्वनामिक विशेषण होंगे, तो उसे पता लगाते हैं। तो यहाँ पे सर्वनाम शब्द संज्ञा से ठीक पहले आए, सर्वनाम शब्द संज्ञा से ठीक पहले हो, और सर्वनाम शब्द के बाद कारक चिन्ह, सर्वनाम शब्द के बाद यानी सर्वनाम और संज्ञा के बीच में कारक चिन्ह, कारक चिन्ह कौन से हैं? ने, को, से, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, में, पर, ये कारक चिन्ह होते हैं, यह नहीं आना चाहिए। तो ध्यान रखिए कि सार्वनामिक विशेषण पहचानने का तरीका है, सर्वनाम शब्द संज्ञा से ठीक पहले आए और सर्वनाम शब्द के बाद कारक चिन्ह नहीं आना चाहिए, यानी सर्वनाम और संज्ञा के बीच में कारक चिन्ह नहीं हो। पहला शब्द जो हो वह सर्वनाम हो, उसके बाद संज्ञा होनी चाहिए, तो वह सर्वनाम शब्द जो है सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं कुछ और विशेष बात। यदि सर्वनाम के बाद कारक चिन्ह लगा होगा तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा। इस उदाहरण से और समझते हैं। यह पुस्तक मेरी है। नियम क्या कहता है? सर्वनाम शब्द संज्ञा से ठीक पहले आए। यह जो है यह सर्वनाम है और पुस्तक यह संज्ञा है, तो सर्वनाम शब्द संज्ञा से ठीक पहले आया है। सर्वनाम शब्द के बाद कारक चिन्ह नहीं आना चाहिए। सर्वनाम और संज्ञा के बीच में कारक चिन्ह नहीं आया है। कारक चिन्ह कौन से हैं? ये सभी, ये जो मैंने कोष्टक में लिखे ये नहीं आए हैं। तो यहाँ पे ये जो सर्वनाम शब्द यह है, यह क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। इसे सर्वनाम नहीं कहेंगे बल्कि हम कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। क्यों? जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से ठीक पहले आए और दोनों के बीच में कारक चिन्ह नहीं हो तो वह सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण होता है। इसी तरह से उसे घर जाना है। अब यहाँ पे उसे सर्वनाम है, घर संज्ञा है, बीच में कारक चिन्ह नहीं है, तो उसे सार्वनामिक विशेषण हुआ। तुम कपड़ा पहन लो, यहाँ पे तुम सर्वनाम है, कपड़ा संज्ञा है, दोनों के बीच कारक चिन्ह नहीं है, इस कारण तुम जो हो गया यह सार्वनामिक विशेषण हो गया। विद्यार्थियों, यह ध्यान में रखिएगा कि परीक्षा में ऐसे ही वाक्य दे दिए जाएंगे और आपको वहां अंडरलाइन किया हुआ, रेखांकित किया नहीं मिलेगा। आपको कहा जाएगा कि विशेषण शब्द पहचान कर उसका प्रकार लिखो। तो उम्मीद है पूरा कि आप लोगों को मेरे अन्य वीडियोस की तरह विशेषण के भेद का यह वीडियो भी पसंद आएगा। आप सब निश्चित तौर पर इसे पसंद करेंगे। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। साथ में यह भी जरूर वीडियो भी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में ही कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।